Assalamualaikum everybody. This is episode 5 of Bakhabar. Last time what we spoke of, हमने बात की IMF के बारे में और हमें ये पता चला कि मुख्तलिफ खसारों की वजह से, which includes the fiscal deficit as well as the current account deficit, हमारा रिश्ता, ये लव अफेयर जो है वो पिछले 60 साल से चल रहा है. 22 times we've gone back to the IMF. And there was a very interesting note that Faiz ended on, which was कि IMF के पास जाने का benefit एक ये था that IMF would probably in the next 2-3 years be able to mobilize about $30 to $35 billion. We will be able to mobilize from different lenders. अब $35 billion की जब आप बात करते हो तो आपको लगता है कि बहुत पैसा आने वाला है, लेकिन ये पैसा जो है वो सूद समेत आपको वापस भी करना है. तो इस कर्जे की अदायगी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो ये एक बहुत ही हसास टॉपिक है कर्जा. सो इस पे मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है हर जगह, चाय से लेकर आपके घर में. बट ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है. कर्जे की वजह से आपकी नशोनुमा पे क्या फर्क पड़ता है. जब हमने देखा कि स्टेट बैंक से अगर आप पहले कर्जा लेते थे तो इससे पाकिस्तान की रगों में ज्यादा पैसा दौड़ता है, तो फिर इससे महंगाई होती है. अगर आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं तो यू क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. आप बैरूनी ममालिक से जब आप कर्जा लेते हैं तो उसके साथ भी उसकी कंडीशंस अटैच होती हैं. सो it's a complicated topic. Devaluation से क्या फर्क पड़ता है इससे. So there's a lot of things that we have to unpack here, which is why we have the perfect person with us today, Faiz, who's made it a mission for himself to break down complicated topics into simpler, easier ways to understand. So welcome today again, Faiz. And I would want to start off with a question कि अभी पाकिस्तान के कर्जों की, इस हुकूमत पे कर्जे की और पिछले हुकूमतों से जो आने वाले कर्जे हैं, उसका स्टेट, उसकी सिचुएशन है क्या? Thanks, Anand. मुझे ये नहीं पता कि मैं perfect person हूँ to answer this question. I'm sure there are people much better equipped to answer this, लेकिन थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ मैं. So in general, debt की जो हमारी सूरत हाल है अभी पाकिस्तान में आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई है. So typically how you talk about debt is debt to GDP. ठीक है, आप देखते हैं कि आपका गवर्नमेंट का डेट कितना है, पब्लिक डेट कितना है, टोटल कंट्री में डेट कितना है, और उसको अपनी जीडीपी से कंपेयर करते हैं. राइट. तो ये एक जो रेशियो होता है काफी कॉमन है, डेट टू जीडीपी. तो थ्रू आउट दिस एपिसोड आई थिंक हम ये वाला एक रेशियो डिस्कस करेंगे. तो पाकिस्तान में वो जो अभी रेशियो है तकरीबन कोई 85% के करीब है. मतलब कुछ इंक्लूड चीजें आप करते हैं तो वो और ऊपर चले जाता है, लेकिन लगभग 85-87% के करीब है. ये अभी की सिचुएशन है. इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर गवर्नमेंट जो आती है ना उसमें ये रेशियो बढ़ता है. और वी नो जनरली के ब्लेम गेम चलता है, लेकिन ब्लेम गेम की हम थोड़ी देर में बात करेंगे. बट लेट्स टेक हिस्ट्री इनटू अकाउंट. जब पीपीपी का टाइम था ये नंबर जो था डेट टू जीडीपी 60% के करीब रहता था, उससे कम ही होता था. ठीक है. उसके बाद जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई ये नंबर 70% तक चला गया. ठीक है. अब अभी जैसे मैंने बोला पीटीआई की गवर्नमेंट में 80-85% से भी ऊपर चला गया है. ये हर गवर्नमेंट में बढ़ ही रहा होता है नंबर. व्हाट आई लाइक टू फोकस ऑन इज, आपने जैसे अभी ब्रेकअप बताया डेट का कि इंक्रीज तो हर गवर्नमेंट की टाइम में हुआ है, लेकिन ब्रेकअप को क्या हुआ है. राइट. व्हाट यू विल नोटिस द बिग डिफरेंस बिटवीन पिछली गवर्नमेंट और अभी पीटीआई की गवर्नमेंट में कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो कंपोनेंट है ना, जो बेसिकली आपने बोला कि बाहर से कर्जे ले सकते हैं हम या फिर अंदरूनी बैंक से एटसेट्रा हम लोन्स ले सकते हैं, उसका रेशियो जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट में और बढ़ गया है. सो अभी फिलहाल जो है 1/3 हमारे लोन जो है वो फॉरेन उससे आते हैं, एक्सटर्नल लोन्स हैं, और बाकी जो 2/3 है वो डोमेस्टिक उससे आते हैं. तो अभी ये फिलहाल हमारी सूरत हाल है कि ये अभी ब्रेकडाउन है. इंटरेस्टिंगली ये थोड़ी चीजें हैं जो बजट में इंक्लूड होती हैं एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट. ठीक है. डोमेस्टिक जो है लोन्स एज सच आपको पे बैक नहीं करने पड़ते. अब जो ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है ना डोमेस्टिक लोन्स का, वो परमानेंट होता है. अब परमानेंट का मतलब पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू कर दिया. ठीक है. अब वो बॉन्ड इज लॉन्ग टर्म, आपको पे बैक बहुत बाद में करना पड़ेगा, उस पर सूद आपको ज्यादातर देना पड़ता है. ठीक है. जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो इस साल के दौरानिये में ही आप पे बैक कर देते तो वो भी बजट नजारा नहीं करना होता. सो जो आपका
गवर्नमेंट का एंड ऑफ द ईयर बजट आएगा, उसमें सिर्फ सूद फॉर डोमेस्टिक लोन पे बैक करना होता है। जो फॉरेन लोन है ना, उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं बजट में। तो आपको बजट में उसका सूद भी इंक्लूड करना होता है और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो कि लोन का एक्चुअल अमाउंट पे बैक करना है, वो भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एक कंसिडरेशन है सोचने के बारे में कि बजट में क्या चीज इंक्लूड होती है, और उससे इवेंचुअली फिर मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि यही दोनों चीजें फिर इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट कॉज करती हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दैट इन लिटिल व्हाइल। So, अगला जो इसका so we got a picture of के सिचुएशन क्या है कर्जे की, ठीक है। जो अगला एंड सबसे कॉमन जिस पे फड्डा होता है, और वो फड्डा इस बात पे होता है हर चाय पे बैठे हुए गुफ्तगू में, वो ये होता है कि हर चाय की गुफ्तगू में नहीं, हर न्यूज चैनल पे, हर ऑपोजिशन की रैली में, चाहे कोई भी ऑपोजिशन में हो, वो ये है कि कर्जे जो है, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, और कर्जों की जो कसूरवार है वो पिछली हुकूमतें हैं, या एट द वेरी लीस्ट पिछली हुकूमत है। इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, एंड कसूरवार जो है वो किसको ठहराया जा सकता है? ठीक है, तो इस पॉइंट पे अच्छा ये होगा कि हमें अभी एक चार्ट लगाए और दिखाए कब से कहां तक कौन सी गवर्नमेंट में कितने लोन्स बढ़े हैं। ठीक है, तो अब उसमें चार्ट में जो अगर देखेंगे कि ड्यूरिंग द पीपीपी टाइम 90% लोन्स बढ़े थे, तो ये शुरुआत और आखिर तक उनके जो टेन्योर था। सेम पीएमएलएन के टाइम पे ये 75% ऊपर गया था। अभी तक पीटीआई के उसमें कोई अगर पिछले 2 साल का देखें तो 45% तक ऊपर गया है। अभी मेरे ख्याल से कोई 52-53% तक पहुंच गया है, इंक्रीज सिंस यू स्टार्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ब्लेम गेम तो हर दफा होता है कि किसकी वजह से कितना हमारे लोन्स बढ़े थे। इंटरेस्टिंगली सब बोलते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से हमें डेट सर्विस बहुत ज्यादा करनी पड़ी और उसकी वजह से हमें और लोन्स लेने पड़ रहे हैं। एंड यूजुअली मैं सोचता था ये पॉलिटिकल रेटरिक है, छोड़ दो, मतलब ऐसे ही numbers won't really check out. अगर आप numbers देखना शुरू करें, you will see that almost exactly checks out कि उन्होंने जितने loans लिए हैं, right, बजट की फाइनेंसिंग के लिए जितने loans लेते हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही आपकी डेट सर्विस होती है। अब डेट सर्विस क्या है? ये जो 3 चीजें मैंने अभी पिछली दफा अभी मेंशन की थी कि फॉरेन कंट्री के लोन्स पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, और डोमेस्टिक जो हमारे लोन्स हैं उस पे इंटरेस्ट, ये 3 चीजों को बोलते हैं डेट सर्विस। तो डेट सर्विस की अगर आप कंपेयर करें कि गवर्नमेंट ने बजट फाइनेंसिंग के लिए कितने लोन्स लिए, यू विल सी दे आर ऑलमोस्ट द सेम। अब पीएमएलएन के टाइम पे क्या हुआ था? पीएमएलएन के टाइम पे उनके 5 सालों में उन्होंने तकरीबन लोन इंक्रीज करे थे कोई लगभग 10 ट्रिलियन रुपयों से। ठीक है, इनमें से कोई 8.3 ट्रिलियन जो था वो बजट की तरफ गया था। बजटरी बोरोइंग कहलाती है ये, ठीक है, बजटरी सपोर्ट के लिए बोरोइंग 8.3 ट्रिलियन, और डेट सर्विस वाज 8.5 ट्रिलियन। सो ऑलमोस्ट नंबर एक ही है, राइट। सो दे कैन एक्चुअली से कि हाँ, हमने जो लोन्स अपने बढ़ाए बजट के लिए वो डेट सर्विस के लिए ही थे। ठीक है, उसके अलावा जो थोड़ा कंपोनेंट होता है लोन्स का, वो यूजुअली मतलब आप सोच लें बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए हो गया, या फिर जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करी थी, या फिर डीवैल्यूएशन से आपके नंबर चेंज हो गए, लोन्स के सोर्स का अमाउंट चेंज हो गया, बट उसकी थोड़ी देर में भी बात करते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट में आप देखेंगे पिछले 2 साल में, यस द नंबर्स आर हायर कि वो 10 ट्रिलियन उन्होंने 5 साल में करे थे। पीटीआई ने 2 साल में 11 ट्रिलियन से अपने कर्जे बढ़ा दिए हैं। बट अगेन वो आप बेस कंपेयर करें कि उस वक्त बेस कितनी थी, पीएमएलएन के जमाने में 14 ट्रिलियन थी, पीटीआई के जमाने में कोई 24 ट्रिलियन थी। तो उसके ऊपर इंक्रीज 11 ट्रिलियन इज नॉट एज बिग अ डील एज इट साउंड्स लाइक। इस 11 ट्रिलियन में से तकरीबन 6.8 ट्रिलियन वाज फॉर बजट। ठीक है, और 6.8 ट्रिलियन को आपको कंपेयर करना चाहिए इनकी डेट सर्विस से, और डेट सर्विस से इनकी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन। ठीक है, तो अगर आप ये जो स्टेटमेंट है हर गवर्नमेंट की कि हम लोन्स इंक्रीज करते हैं पुराने लोन सर्विस करने के लिए, इट इज एक्चुअली नॉट एन इनएक्यूरेट स्टेटमेंट। और सो लाइक द ब्लेम गेम, हु इज टू ब्लेम? आई थिंक इट्स करेक्ट टू से कि हाँ, हम पिछले गवर्नमेंट की वजह से लोन्स ले रहे हैं, बट इट्स इनकरेक्ट टू से दैट दैट्स एन एनोमली। हर किसी के साथ यही होता है। सो ये सिर्फ कोई पीटीआई गवर्नमेंट के साथ नहीं हो रहा, यही पीएमएलएन के साथ भी हो रहा था, उससे पहले पीपीपी के साथ भी हो रहा था कि हर गवर्नमेंट को लोन्स पिछली गवर्नमेंट के रिपे करने पड़ते हैं विद इंटरेस्ट। पीटीआई गवर्नमेंट ने एक
थोड़ी एक्सेप्शनल चीज ये हुई है, और वो PMLN के एंड में ही शुरू हो गई थी, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, कि डिवैल्यूएशन से क्या होता है। डिवैल्यूएशन से एक्सटर्नल डेट, जो फॉरेन डेट जिसकी हमने अभी तक बात करी है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप PMLN का टाइम देखें, उसमें डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, उनकी जो लोन्स थे, जो डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स होंगे, वो अगर $100 से 120 तक चला गया उनके टाइम पे, 20% ऊपर चला गया, तो उससे लोन्स की वैल्यू भी तकरीबन 20% ऊपर जानी चाहिए है। तो उनके लिए, PMLN के लिए कोई 1 ट्रिलियन हुआ था पाकिस्तानी रुपए इंक्रीज इन एक्सटर्नल डेट बिकॉज ऑफ दिस। PTI की गवर्नमेंट में 2 साल में कोई 3 ट्रिलियन का इम्पैक्ट पड़ चुका है बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। अगेन, इसके लिए हम एक चार्ट अभी दिखा देंगे कि अगर आप उसको देखें विदाउट डिवैल्यूएशन, तो लोन्स हमारे क्या होते हैं, विद डिवैल्यूएशन लोन्स क्या होंगे, और PTI का इम्पैक्ट अभी तक कितना ज्यादा हुआ है। सो आई थिंक 2 things to blame that you typically hear in headlines actually are quite spot on. हमाद हसन ने एक दफा बोला था एक स्पीच में कि devaluation also had an impact, और वो बिल्कुल दुरुस्त है to a certain extent। और क्या आप प्रीवियस गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हर गवर्नमेंट ब्लेम कर सकती है बिकॉज सबके खसारे बढ़ते हैं डेट सर्विसिंग की वजह से। ये खसारा जब तक खत्म नहीं होगा, और जैसे हमने पहले बात करी है, जब तक हम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज नहीं करते, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन ओवरऑल इंक्रीज नहीं करते, जब तक ये नहीं करते, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। और देखते हैं आगे कैसे लेके चलते हैं इसको। तो ये समझ लें उसी तरह है, अगर मेरी नौकरी चली जाए, मेरे पास नौकरी ना हो, तो मैं एक दोस्त से कर्जा लूं, और क्योंकि मेरे पास उस कर्जे को वापस करने की साख नहीं है, तो मैं दूसरे दोस्त से कर्जा लूं और उसको वापस कर दूं। तो ये तब तक ये साइकिल खत्म नहीं हो सकता जब तक मेरी आमदनी में इजाफा ना है, मतलब मेरी नौकरी ना लग जाए, और अगर मेरी नौकरी है तो मेरी उस नौकरी की आमदनी में इजाफा ना हो जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट वाज कि मैंने शाहजेब खानजादा की शो पे भी देखा था, देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने बोला था कि अगर डॉलर बाहर से आ रहा है, तो ये भी तो अच्छी बात है कि अब ज्यादा आएगा, क्योंकि 150 160 पे डॉलर है, दिस इज लॉन्ग टाइम अगो, तो पैसा ज्यादा आ रहा है। तो वेरी लॉजिकल ऑफ शाहजेब खानजादा टू आस्क, सर ये वापस भी तो करना है। तो सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने बोला कि यार वो तब की तब देखी जाएगी। सो हमें इतना तो पता चल गया कि देखें, जिसको कसूरवार ठहराना है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेटरिक की जगह बात फैक्चुअली सेम ऐसी ही है कि हर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग में पैसा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जहां हमें पता मुश्किल चले कि कसूरवार किसको ठहराना है, वहां ये तो जरूर पता है कि हम कर्जेदार किसके हैं। So can you tell us about कि यार whether it's the IMF, it's bilateral donors, domestic, हमारा अभी करंट ब्रेकअप है क्या, किसके कर्जदार हैं हम? I think this is very interesting because इतने लोगों को like ब्रेकअप इतना समझ में नहीं आता। शुरू में मैंने बोला था कि 2/3 हमारे जो लोन्स है वो डोमेस्टिक है। ठीक है, वो डोमेस्टिक लोन्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक लोन्स हमारे पाकिस्तान में जो है, आप 2 किस्म के समझ लें। एक तो होता है शॉर्ट टर्म, 3 किस्म के एक्चुअली। एक तो लॉन्ग टर्म परमानेंट डेट है, जिसकी मैंने पहले बात करी थी। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होगा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, आई थिंक कर भी सकते हैं। ये वो वाले जो आपने एक जमाने में 13.25% पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गए लॉन्ग टर्म। ये कोई बनाते हैं 40% ऑफ आवर डोमेस्टिक डेट। उसके अलावा जो है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स आते हैं, जो ये 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, अप टू ईयर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये बाकी प्रोपोर्शन बनाते हैं। दैट्स आल्सो रफली 20%। सो 60% लॉन्ग टर्म हमारी परमानेंट है, और 20% ये शॉर्ट टर्म। और फिर बाकी चीज आती, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, अगर आपने उसके बारे में सुना हो, और थोड़ी सी इस्लामिक वो भी बॉन्ड भी होते हैं, एटसेट्रा इंक्लूडेड ओवर हियर। बट द 2 थिंग्स टू कीप इन माइंड इज कि एक लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का, और एक शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है ये ट्रेजरी बिल्स का। अब दिस इज ऑल्सो अ चेंज। तो मैं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे स्टेट बैंक की तारीफ हर जगह करना बहुत अच्छा लगता है, तो इधर मैं थोड़ी सी एक करूंगा कि अप टिल 2019 मैंने पहले मेंशन कर चुका है कि आप स्टेट बैंक से भी बोरो करते थे। ठीक है, आप अगर स्टेट बैंक से बोरो करते थे, आप उसको एक क्रेडिट कार्ड की तरह ट्रीट करते थे। हमारी ये भी बात हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म जो पहले कंपोनेंट होता था ना, वो एक्चुअली उलट, परमानेंट का उलट होता था कि 60% शॉर्ट टर्म होता था और 20% परमानेंट लॉन्ग टर्म होता था। और उससे मसला क्या होता है कि आप थिंक ऑफ इट एज अ स्टार्टअप।
आप स्टार्टअप की तरह अगर सोचें कि हर तकरीबन महीने आप सोच रहे होते हैं मेरे अगले महीने पैसे कहां से आएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म आपको बहुत शॉर्ट टर्म सोच रखनी पड़ती है, यू थिंक लाइक एन अकाउंटेंट, आपकी लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, बिकॉज आप हर दफा सोच रहे होते हैं ये बुक्स बैलेंस कैसे करें हम, ठीक है। तो अगर पिछली गवर्नमेंट में जो एक क्रिटिक आता है वो ये आता है कि वो अकाउंटेंट की तरह सोचते थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह नहीं सोचते, अकाउंटेंट की तरह सोचते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग कम्स बिकॉज आपको पता है आपको डेट रिप्लेनिश करना है अपना हर महीने, ठीक है। ये एमटीबीज मार्केट ट्रेजरी बिल्स कहलाते हैं, आप स्टेट बैंक से जाके बोरो कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशनरी हो रहा है, आप बैंक से बोरो कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहे हैं, दैट्स आल्सो क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने शुरू में बात करी। लॉन्ग टर्म आपको देने को इतना कोई तैयार नहीं है, ठीक है। आप कोशिश भी करते हैं, आपको इतने ज्यादा नहीं मिल रहे, तो ये सारे इश्यूज चल रहे। तो जब रजा बाकिर आए, उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो ये था कि लेट्स चेंज दिस स्ट्रक्चर। तो आपको एक बहुत ही विजिबल चेंज दिखेगा ऑफ मैच्योरिटी कहलाती है ये, ठीक है। तो ऑफ लोन्स कि आपको देखा कि मैच्योरिटी प्रोफाइल जो है वो बढ़ा दी, ठीक है। कि आप शॉर्ट टर्म इतना ज्यादा ना सोचें, शॉर्ट टर्म सही है, आप थोड़ा बहुत आपको पैसे चाहिए होते हैं तो वो अभी कोई 20% होगा, लॉन्ग टर्म इज व्हाट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गए। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक एंड पे ये हमारे अभी ब्रेकअप है ऑफ क्रेडिटर्स। यूजुअली बैंक्स, पहले स्टेट बैंक भी होता था, रिमेंबर, स्टेट बैंक अब हमने खत्म कर दिया है कि स्टेट बैंक से हम पैसा नहीं लेते। एक्सटर्नल इज व्हाट्स जो बाकी थर्ड ऑफ लोन्स है एक्सटर्नल क्रेडिट का, दैट्स आई थिंक प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज एज एक्सपेक्टेड चाइना इज योर बिगेस्ट क्रेडिटर, ठीक है। बट चाइना इजंट जस्ट योर बिगेस्ट क्रेडिटर इन कंट्री टर्म्स। सो कंट्री से वो तो आपको पता है कि हमारा आयरन ब्रदर इज गिविंग अस मनी। इवन इन कमर्शियल, अगर आप कमर्शियल लोन देखें ना, जो पब्लिक आप सेक्टर एंटरप्राइजेस ले रही हैं, उसमें भी चाइनीज बैंक आर द हाईएस्ट। तो ये दो कंपोनेंट मिला के चाइनीज लोन्स, आई थिंक if I'm not wrong, are close to 27% of all loans that you have. This should put this into perspective versus the IMF, कि IMF is only 8% of आपका जो total loans हैं वो IMF की loans आते हैं। अच्छा, अब इसमें मसला, I will not say कोई मसला as such है, but there is a difference between bilateral loans, जो कि ये होते हैं चाइना से हो गए, सऊदी अरेबिया से हो गए, UAE से हो गए, कि ये आपने जैसे बोला वापस भी करने होते हैं, बहुत जल्दी वापस करने होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो बायलैटरल लोन्स है इसमें कोई 60-70% लोन्स जो है आपको अगले 3 साल में पे बैक करने हैं। लेट दैट सिंक इन। अभी आपको कोविड की वजह से यूएई ने अभी रिसेंटली $2 बिलियन का रिलीफ प्रोवाइड करा है, आई थिंक पिछले हफ्ते ही हुआ है, वरना उससे मतलब, बट दीज लोन्स नीड टू बी पेड बैक इन द नेक्स्ट 3 years। तो ओवरऑल अगर आप सारे अमाउंट्स इंक्लूड करें और आप देखें अगले 3 साल तक कितने लोन्स आपको पे करने, 3 साल इन द सेंस आईएमएफ का प्रोग्राम जब खत्म होगा तब आपको लोन्स कितने पे बैक करने हैं, तो ओवर 90 बिलियन आपके अभी लोन्स हैं, उसमें से 37 बिलियन बाय द एंड ऑफ 3 years पे बैक करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट्स द इशू दैट आई थिंक पीपल नीड टू थिंक अबाउट व्हेन दे थिंक अबाउट एक्सटर्नल डेट, कि इनको पे बैक कितने टाइम में करना पड़ेगा और कब पे करना पड़ेगा। आपने मसले जो अब क्रिएट कर लिए हैं फ्रांस के साथ, अगेन आई डोंट वांट टू डू एनी पॉलिटिकल कमेंट्री, तो पेरिस क्लब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिटर होता है फॉर मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। पेरिस क्लब में आते हैं कंट्रीज लाइक फ्रांस आता है, द यूएस, जापान, हु फॉर अस इज द बिगेस्ट क्रेडिटर इन द पेरिस क्लब। इनसे आपने बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए और बहुत अच्छे रेट पे कंसेशनरी टर्म्स पे होते हैं, ठीक है। इनसे आपको पैसे बाद में वापस करने पड़ते हैं, तो आपको इतनी झंझट नहीं होती, ठीक है। थिंक अबाउट मल्टीलैटरल्स, जो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी हो गई, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF इज एन आल्सो इज अ मल्टीलैटरल एज वेल। हाँ, IMF के साथ थोड़ी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, थोड़ी दैट यू नीड टू फॉलो, लेकिन इन जनरल ये लोन्स भी थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं और कंसेशनरी होते हैं। तो अगर आप इनकी ये डिफरेंस देखें, बायलैटरल लोन्स आपको थोड़े ज्यादा जल्दी वापस करने पड़ेंगे, एंड एज आई सेड ये बजट होने होता है आपके फिस्कल डेफिसिट में। इफ यू लुक एट मल्टीलैटरल लोन्स या फिर पेरिस क्लब के साथ लोन्स या फिर बॉन्ड भी अगर आप देख लें, वो थोड़े और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो दैट्स द मिक्स दैट वी शुड आइडियली बी गोइंग फॉर, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की वजह से एक्सटर्नल डेट में जो है वही मसला आना है जो हमें पहले डोमेस्टिक डेट में आता था, which is you in short termism you used to think about अगली मेरी रीपेमेंट आ रही है, मैं इसको पे कैसे करूंगा।
सो वो शॉर्ट टर्मिज्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी थोड़ी क्रीप इन होना शुरू हो जाएगी. को अभी इतने में रियलिस्टिक नंबर्स आपको कंपेयर करके दिखा नहीं सकता फॉर दिस ईयर, इज बिकॉज हमने पहले भी मेंशन करा 2021 में ये सारी रीपेमेंट्स कैंसिल हो गई थी, फॉरवर्ड हो गई थी, राइट, व्हिच इज गिव अस रिलीफ ड्यूरिंग द ईयर. Which makes 2022 an important year within the current government's tenure. Is it going to be a problem? Are the loan repayments going to be a problem? It's an interesting question. I think broadly speaking, is 85%, जो हमने शुरू में बोला, if I can rephrase this question, is 85% debt to GDP or 87% debt to GDP a problem? अब इसको बहुत सारे तरीकों से हम देख सकते हैं. मैंने शुरू में बोला है कि माय फेवरेट कंट्री टू कंपेयर टू इज बांग्लादेश. अब बांग्लादेश इज, उनका फिस्कल फ्रेमवर्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट, देयर ग्रोथ रेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो उनका डेट टू जीडीपी जो है वो 35% है. अब आप, आई नो आप 85 से 35% तक तो नहीं आ सकते, ठीक है. इंडिया, योर नेक्स्ट डोर नेबर, was actually during COVID 83-85% तक वो भी पहुंच गया, ठीक है. उनको कोई 70% होते थे पहले, लेकिन ड्यूरिंग कोविड एक स्पाइक आई उनकी भी, उनको लोन लेने पड़े काफी ज्यादा फॉर देयर कोविड रिस्पॉन्स. हम जो कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा नहीं लेने पड़े, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज मे बी इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन जो हम बाद में करेंगे, कि एहसास प्रोग्राम वाज पार्टली ऑलरेडी बजटेड फॉर बिकॉज ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम जो मैंने पहले मेंशन करा था. तो पाकिस्तान की डेट इतनी ज्यादा कोविड में स्पाइक नहीं करी है, which was quite expected out of other countries. अगर आप लो इनकम कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, you will see their loans spiked during COVID, कोई 90% तक पहुंच गए. इमर्जिंग मार्केट्स की अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें, पाकिस्तान was typically below that average between 2000 and 2017 as well. जो एवरेज अगर आप लेंगे वो पाकिस्तान कम होता था, और अब जो है इट बिकम इन लाइन विद इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है. ऑल ऑफ दिस टू से पाकिस्तान माइट नॉट हैव अ ह्यूज डेट प्रॉब्लम, बिकॉज आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो आप सही लगते हैं, ठीक है. कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि अमेरिका तो 100-150% ऑफ जीडीपी डेट में बैठा हुआ है. रिमेंबर, अमेरिका कैन प्रिंट डॉलर्स. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर और कुछ नहीं हो सकती आपके पास कि आप डॉलर्स प्रिंट कर सकें. जापान उधर बैठा हुआ है ओवर 200% के साथ ऑफ जीडीपी. उनका भी प्रोग्राम बिल्कुल ही डिफरेंट है. एज एन इन्वेस्टर आपको सोचना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज को जो है ना, आप बहुत आसानी से पैसे देते हैं ये सारे लोन्स देने के लिए. अगेन आप सन यू आर क्लोजर टू द स्टॉक मार्केट, तो आपको ये भी समझ में आता होगा. जब आप एनालिसिस करते हैं, आप सोचते हैं, अच्छा आप डेट टू, आप देखते हैं कि डेट टू इबिडा क्या है, या फिर कुछ ना कुछ आप लेवरेज रेशियोज चेक करते हैं आप एक कंपनी के उनकी लिक्विडिटी प्रोफाइल कैसी है, आगे जाके वो अपनी डेट सर्विस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. एग्जैक्ट सेम थिंग कंट्री के लिए भी, कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, सारी रेटिंग एजेंसी जो है, मूडीज हो गई, S&P हो गई, वो बिग कंपोनेंट फॉर देम जो वो चेक करते हैं वो यही है डेट टू जीडीपी रेशियो. कि आगे जाके आप भाई, आप अपने अभी अगर फिलहाल आप ग्रो कर रहे हैं एट व्हाटएवर 4.55%, आप आगे जाके ये डेट सर्विस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. दैट्स व्हाट दे लुक फॉर. तो डेवलप कंट्रीज में ये इशू नहीं होता, बिकॉज वो जानते हैं एस्टैब्लिश्ड कंपनी की तरह उसको देखते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रिलायबल कैश फ्लोज आते हैं इनके, टैक्स रेवेन्यू इतना ज्यादा है, आराम से फ्यूचर में ये पैसे जब भी चाहिए होंगे हमें वापस मिल जाएंगे, ठीक है. तो आप 100% ऑफ जीडीपी कर लो, आप 200% ऑफ जीडीपी कर लो, नो इश्यूज. इमर्जिंग मार्केट्स में वो थोड़ा और देखते हैं कि पब्लिक डेट टू जीडीपी आपका कितना है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है कि वो वापस पे बैक कर ले, और जितनी रिलक्टेंट होंगे इन्वेस्टर्स पैसे डालने में, रिमेंबर उतनी ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाएगी, ठीक है. सो अगर आपकी रेटिंग, I don't remember what our rating is right now, but I know it's junk and it's not higher than investment. It's not investment grade अभी. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है आपको इंटरेस्ट रेट और कम देना पड़ता, अगर जंक है आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है. मे बी एट सम पॉइंट वी कैन हैव अ सेशन ऑन दिस एज वेल. लेकिन ओवरऑल, just to answer your question, Pakistan does not really have a huge debt problem, but it could in the very near future, and it should definitely care about the debt burden जो अभी बढ़ा है इनका 85% जो चला गया. So that's a very interesting take on this, because IMF का भी I think 2014 का working paper है which shows कि debt to GDP ratio जब आपका बढ़ता है, what impact does it have on growth?
बड़ा आसान होता है हर किसी के लिए कि आप जब गूगल करते हैं तो आपको चाइना डेट टू जीडीपी रेशो हाईएस्ट, तब आपको चाइना देखेगा, आपको जापान देखेगा, एक्चुअली जापान देखेगा, यूएस देखेगा, और आप बोलेंगे यार 100-150% पे अगर ये हैं तो जब ये जिंदा रह सकते हैं तो हमारे लिए क्या मसला है. बट इट्स वेरी डिफरेंट, it's very different for emerging markets. It's very different for countries that are struggling to increase their income and linked to what you've spoken about, their productivity. And so it could be a problem moving forward if this continues and this is not fixed. वही But right now, I think you've highlighted pretty well के issues क्या होते हैं, लेकिन ये productivity जो आपने mention करा, इसमें कुछ ना कुछ जाग जाता है मेरे अंदर हमेशा. तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम सोचे ना, इन्वेस्टमेंट जो एफिशिएंसी की इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी है, एफडीआई की आने की बात करी है, ऑल ऑफ दोस इन्वेस्टर्स आर आल्सो लुकिंग एट दिस. वो भी देख रहे हैं कि अच्छा रिलायबली अगर मैं पैसा डालता हूँ पाकिस्तान में, वो वापस कैसे मिलेगा मुझे, राइट? तो सारी जो हमने सॉल्वेंसी की बात करी है, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर. सो ये एक डेट टू जीडीपी एक कंपोनेंट है. हमें थोड़ा होलिस्टिकली इसके बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इसके बारे में वरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So brilliant example that you gave is कि यार जब leverage बढ़ेगा, जब debt to GDP बढ़ेगा, जब मुल्क तो उसकी capability, उसकी affordability of debt and to services payments उस पे असर पड़ेगा. So my last question to you is moving on to current times which are very different from what has been there in the past. इसके COVID-19 के सिनेरियो में जब 90 कंट्रीज IMF के दरवाजे पे खड़ी हैं, जब पाकिस्तान is not only getting debt relief but is also probably more expectant of कि यार हमें और डेट की जरूरत पड़ेगी. Is that the case? Do we need more debt right now? Does it affect our ability to service debt given के इकोनॉमी में, ग्रोथ में, ये सारी चीजों में चेंज आएगा? What is the effect that COVID has had on the debt scenario? Yeah. So अभी मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था कि लो इनकम कंट्रीज में जो है डेट टू जीडीपी स्पाइक कर दिया. तो ये हमें एक चार्ट दिखाना चाहिए फॉर दिस कि आप 2020-2021 में देखेंगे तो बाकी ममालिक में ये लोन थोड़े स्पाइक किए हैं. इमर्जिंग मार्केट में इन जनरल स्पाइक नहीं करे और पाकिस्तान में भी इतना ज्यादा नहीं बढ़े, विच इज गुड फॉर अस. ठीक है, अब क्यों नहीं बढ़े? वन थिंग इज कि हमारी फिजिकल पोजीशन, फिजिकल डेफिसिट इतना हाई नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट करा था. हमने सोचा था कोई 8-8.5-9% तक चले जाएगा, वो 8% से कम ही हमारा फिजिकल डेफिसिट हुआ, और ये 1% मैटर्स अ लॉट इन दीज टर्म्स. तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कोविड में इतनी बुरी सूरत हाल नहीं हुई जितनी हमने सोची थी कि होगी. ठीक है, वेल डन ऑन द गवर्नमेंट फॉर दैट. फिजिकल मैनेजमेंट मैंने पहले भी बोला है, मॉनेटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, तो उसमें हमें इतने मसले नहीं आए. आगे जाते हुए भी अगेन अगर आप IMF का प्रोग्राम की रिपोर्ट पढ़ें, और अच्छी रिपोर्ट है, सबको पढ़नी चाहिए, तो आपको एंड यू डू सम मैथ्स, यू विल रियलाइज के हमें IMF के पैसों की एडिशनली जरूरत नहीं है. ठीक है, $6 बिलियन है, हमें एक्चुअली $6 बिलियन के बगैर भी हम जो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है ये हम पूरी कर सकेंगे. ठीक है, बट लाइक आपने भी ये जैसे शुरू में मेंशन किया था कि हमें IMF की वजह से जो सारी और फंडिंग मिलती है, वर्ल्ड बैंक से मिल गई, हमें ADB से मिल गई, ये सारी मल्टीलैटरल से मिल गई, बाकी भी अगर कंट्री से मिल गई, ये मिसिंग होती है हमें हमारे लिए. ठीक है, तो अगर हमें ये अगर फाइनेंसिंग नहीं मिलती फिर जाके हमें मसला होता. I don't think for now we will have much of a external debt repayment issue. इंटरेस्ट रेट्स भी डोमेस्टिकली लो है, 7% पे आप अभी इशू कर रहे हैं. थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ रही है अगर आप, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस के अब डोमेस्टिक डेट इशुएंस होती कैसे है. लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कम से कम सूद पे लोन्स ले, और बैंक्स कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़े फ्यूचर का एटलीस्ट. तो बिकॉज अगर इन्फ्लेशन आ रही है अब फ्यूचर में, आप देख रहे हैं कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, तो वो बैंक्स को उसमें फ्यूचर में यील्ड चाहिए. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम. आई डोंट थिंक इतना इशू होगा आपको लोन्स रिपे करने में इन द नेक्स्ट 3 years. So there's also more complicated areas of that include debt reprofiling hai, debt rescheduling hai, but those are very complicated issues that we can get to later on. We encourage you to send us your questions. We encourage you to send us more topics. If you would want us to do a more detailed discussion on this, we can probably have a completely different video on all of these complicated issues. But basics ये हैं, और ये basics ही बहुत अहम हैं for you to have any intelligent conversation regarding debt.
सिर्फ इस पे नहीं हो सकता कि पिछली गवर्नमेंट की गलती है या इस गवर्नमेंट की गलती है या व्हाटएवर, राइट, या डीवैल्यूएशन से कुछ हो गया. These blanket statements don't do too well and don't have a place in intelligent conversation. So what we've understood today is पाकिस्तान की सूरत हाल डेट की सिचुएशन है क्या, राइट, किसको आप कसूरवार ठहरा सकते हैं और किसको नहीं, राइट, कर्जदार हैं कौन और हमारा मवाजना किन ममालिक से होना चाहिए. इट कांट बी एज सिंपल एज जापान के पास इतना और यूएस के पास इतना है. So I think this itself is a lot of meat, a lot of matter for you to think about, to research. We will give you the links. There's a lot of charts in this for you to digest. Probably pause and digest because these are very interesting charts for you to have as a conversation starter with your friends, with your family. And I think this has been a great episode. This has been a great conversation with you, Faiz. And until next time, till the next episode, keep sending us your feedback and your questions. And until next time, Allah Hafiz.